चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग एंड टीचिंग की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, नेचर्स थी, रिलेशन बिटवीन टीचिंग आपका टीचिंग एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे फेजेस एंड स्टेजेस ऑफ लर्निंग कि आपके इसमें क्या क्या स्टेजेस हैं और क्या क्या स्टेज फॉलो किए जाते हैं आपकी टीचिंग के दौरान। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। स्टेज ऑफ टीचिंग, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं जो हमारी टीचिंग है वो क्या है। हमारी एक सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने किया था व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग एंड टीचिंग की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी भी नेचर हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ टीचिंग। ठीक है भाई, कि जो हमारी टीचिंग है उसके हमारे कितनी अवस्थाएं हैं, कितने स्टेजेस में होकर हमारी टीचिंग जाती है। ठीक है भाई, तो फर्स्ट है हमारे, सबसे पहले जान लेते हैं जो हमारी टीचिंग है वो हमारी एक सोशल प्रोसेस है, यानी कि एक हमारी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे हमारी सुनते हैं, लोग आपस में इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे का इंटरेक्शंस होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है हमारी लर्निंग को क्या करती है, इफेक्टिव बनाती है, प्रभावशाली बनाती है। तो इसमें शिक्षण क्रियाओं को कुछ न कुछ परिणाम प्रदर्शित करना होता है, अन्यथा ये केवल क्रियाएं यानी कि जो हम टीचिंग करा रहे हैं अगर उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा तभी हमारी टीचिंग सक्सेस होगी, नहीं तो जस्ट ये एक क्या है प्रोसेस बन के रह जाए। तो चलिए हम बात करते हैं टीचिंग के स्टेजेस की। जब भी हम टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले कुछ प्लानिंग करनी होती है कि हमें क्लास में क्या पढ़ाना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बोलते हैं, जिसमें हमारी क्या चीज़ें, इसमें 4 चीज़ें इन्होंने बताई है कि सबसे पहले तो हम कैरिकुलम जो हमारा है पाठ्यक्रम उसका प्लान करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं, अनुदेशन चरण होता है, एंड मापन चरण होता है, एंड इवेल्युएशन चरण होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी स्टार्ट होती है टीचिंग, और टीचिंग भी हमारी होती है 3 स्टेजेस में। फर्स्ट ठीक है, जिसमें है हमारी प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग एंड इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग एंड पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। तो ये हमारी टीचिंग की फेजेस हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। प्री एक्टिव क्या होता है, प्री एक्टिव का मीनिंग होता है कि जैसे ही आप क्लास में आपको कुछ पढ़ाना है, अब आप मेरे से देख लो, जैसे मेरे को आज आपको ये टॉपिक क्लियर कराना है तो पहले मैं उस टॉपिक के बारे में पढ़ती हूँ, यानी कि टीचिंग से पहले की अवस्था की एक टीचर क्या है जब क्लास में एंटर होता है तो उससे पहले क्या करता है, वह प्लान करता है कि आज मुझे ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं हमारे कई टाइप होते हैं। जो हमारी प्री एक्टिव ऑफ टीचिंग है इसमें भी इन्होंने 4 भागों में बांटा है। फिक्सेशन ऑफ गोल, डिसीजन मेकिंग अबाउट सब्जेक्ट मैटर, अरेंजिंग द एलिमेंट ऑफ कंटेंट एंड डिसीजन मेकिंग अबाउट टीचिंग स्ट्रेटजीज। सबसे पहले क्या आता है हमारा, आपको समझ में आया प्री एक्टिव फेजेस ऑफ टीचिंग क्या होती है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम फिक्सेशन ऑफ गोल, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना गोल फिक्स करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, जो एक टीचर होता है वो हमारी टीचिंग के क्या आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में आपको बताता है। जैसे आज मैंने आपको बताया कि लास्ट में हमने ये पढ़ा था और आज हम ये वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारा फिक्सेशन ऑफ गोल, कि हमारी क्लास का आज का ये गोल रहेगा कि आज हमें ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है जी, उसके बाद आता है आपका एंटरिंग बिहेवियर। जैसे ही टीचर डिसीजन मेकिंग है, जो हमारा फिक्सेशन ऑफ गोल है इसको भी अगर फर्दर 2 टाइप में बांटा है, एंटरिंग बिहेवियर एंड टर्मिनल बिहेवियर। एंटरिंग बिहेवियर में क्या है कि विद्यार्थी के पूर्व व्यवहार के रूप में, और सेकंड है हमारा टर्मिनल बिहेवियर, विद्यार्थी के अंतिम व्यवहार के रूप में। यानी कि जैसे ही मैंने क्लास में एंट्री की तो बच्चों का मेरे प्रति क्या बिहेवियर था। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा टर्मिनल बिहेवियर है कि जैसे ही एक टीचर क्लास को छोड़ के जाता है तो बच्चे आपस में बातें करते हैं, तो उस टाइम पे जब क्लास छोड़ने के बाद टर्मिनल बिहेवियर क्या है स्टूडेंट का, क्योंकि जिन बच्चों का अगर बच्चों को अच्छे से क्लास में समझ में आया है इट मीन्स वो खुश होंगे, अगर उनको कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो परेशान होंगे क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं आया। आपस में एक दूसरे से बात करेंगे कि भाई आज तो समझ में नहीं आया। तो ये है हमारे फिक्सेशन ऑफ गोल, कि टीचर एक गोल फिक्स करता है कि आज मुझे ये टॉपिक कराना है और इतने अच्छे से कराना है कि बच्चे को इसी क्लास में वो टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा फिक्सेशन ऑफ गोल। सेकंड आता है हमारा डिसीजन मेकिंग अबाउट सब्जेक्ट
उसमें कौन सा टॉपिक हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके क्या किया जाता है, इसमें आपकी निम्नलिखित बातें इसमें शामिल होती हैं, क्या क्या, कि एक टीचर को विद्यार्थी के सामने क्या प्रस्तुत करना है और उससे उस विद्यार्थी के, उस स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें हमारी निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं हमारे डिसीजन मेकिंग अबाउट सब्जेक्ट मैटर में। नंबर 1, जो भी एक स्टूडेंट है उसका सबसे पहले एंट्रिंग बिहेवियर क्या था, और जो मैं जो ये चीज आपको समझा रही हूँ, जो ये कैरिकुलम, जो सब्जेक्ट के अंदर जो आपका कैरिकुलम है, उसकी क्यों हमें आवश्यकता है, ठीक है, ये वाली बात। नेक्स्ट क्या है, आपका जो भी सब्जेक्ट मैटर है उससे संबंधित इवैल्यूएशन के लिए एक टीचर कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करेगा, ठीक है, ये वाली बात इसके अंदर आती है। और विद्यार्थियों को ये चीज सीखने की क्यों आवश्यकता है, ठीक है, आप सीख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो क्यों पढ़ रहे हो भाई, ठीक है, तो तुम्हें इसकी क्या जरूरत है। तो ये सारी चीजें हम इस पॉइंट में, इस सब्जेक्ट मैटर से डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन लेकर तब हम आगे अपनी टीचिंग करते हैं। उसके बाद आता है आपका अरेंजिंग द एलिमेंट ऑफ कंटेंट, यानी कि जो भी मैं कंटेंट आपको प्रस्तुत कर रही हूँ उसको किस प्रकार से अरेंज करना है, हमें पहले क्या चीज करनी है, उसके बाद क्या चीज करनी है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग अबाउट टीचिंग स्ट्रेटजीज, कि हमारी जो टीचिंग स्ट्रेटजी मैं कौन सी यूज करूंगी, यानी कि मैं एक तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से तुम्हें पढ़ाऊंगी या लेक्चर मेथड से तुम्हें पढ़ाऊंगी, ठीक है, जोन सा भी मुझे ये क्या है, मेरे कंटेंट के अकॉर्डिंग मुझे क्या है चूज करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है, तो उसको लेक्चर मेथड की बजाय अगर हम बच्चे को एक इन्वायरमेंट में ले जाकर, यानी कि मान लीजिए हम बाहर पार्क में ले जाकर ही उनको अलग अलग पेड़ पौधों के बारे में बताते हैं, तो वो ज़्यादा क्या रहेगा, बेटर रहेगा, न कि एक लेक्चर मेथड की, ठीक है। तो जो हमारी डिसीजन मेकिंग अबाउट टीचिंग स्ट्रेटजी, तो इसमें हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे किस मेथड से पढ़ाएंगे, ठीक है जी। तो ये थी आपकी प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। क्या किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग क्या होती है, आप अपनी टीचिंग से पहले, यानी कि एक टीचर जब पढ़ाने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करता है, वे सारी आपकी प्री एक्टिव, वे आपकी सारे के सारे किसमें आती है, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो यस कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी वॉइस नहीं सुनाई दे रही है। चलिए, फिक्सेशन ऑफ, इसमें आता है हमारा फिक्सेशन ऑफ गोल, डिसीजन मेकिंग अबाउट सब्जेक्ट मैटर, अरेंजिंग द एलिमेंट ऑफ कंटेंट, डिसीजन मेकिंग अबाउट टीचिंग स्ट्रेटजी। यानी कि इसमें क्या क्या किया हमने, सबसे पहले तो गोल फिक्स किया अपना, टीचर ने अपना गोल किया कि आज मैं ये चीज पढ़ाऊंगा। उसके बाद डिसीजन मेकिंग अबाउट सब्जेक्ट मैटर, कि मैं सब्जेक्ट में से कौन सा टॉपिक चूज करूं। अरेंजिंग द एलिमेंट ऑफ द कंटेंट, यानी कि जो भी हमारा कंटेंट है उसको मैं अरेंज करके, ये नहीं है कि मैंने सब्जेक्ट का एक पहले वाला भाग ले लिया और एक लास्ट वाला भाग ले लिया, बीच वाला मैंने सब कुछ खा लिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग अबाउट टीचिंग स्ट्रेटजी, कि मैं कौन से मेथड से अपनी क्लास में पढ़ाऊंगी, टीचिंग मेथड क्या है, जो कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी या मेथडोलॉजी मैं यूज करूंगी, ये था आपका इसमें। तो ये आपका आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपकी जो प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग है वो आपको इजीली क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ये आपका इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि इंटरेक्टिव क्या होता है, जब हम क्लास में टीचर आ जाता है और जब आपका क्लास के दौरान अपने टीचर से जो भी इंटरेक्ट होता है, जब क्लास में टीचर पढ़ाता है आपके सामने, तो ये वो वाली फेज है, ठीक है, ये हमारी सेकंड फेज है। इसमें आता है आपका रियलाइजेशन ऑफ साइजिंग ऑफ द क्लास। तो सबसे पहले इसमें आपका क्या देखा जाता है, रियलाइजेशन ऑफ द साइजिंग ऑफ द क्लास, कि जैसे ही क्लास में एंट्री करते ही अध्यापक क्या देखता है, जो हमारी क्लास का साइज क्या है, कि कितने बच्चे आज मेरी क्लास में आए हैं, ठीक है, इसमें ये देखा जाता है। इसमें क्या है, बच्चे के साथ आई कांटेक्ट किया जाता है, विद्यार्थी जो टीचिंग किया जा रहा, जो टीचर जो क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, उससे बच्चे इंकरेज हो रहे हैं, डिस्करेज हो रहे हैं, कि आई कांटेक्ट से, इंटरेक्शन से एक टीचर को ये पता लग जाता है कि जो बच्चा उससे पढ़ रहा है उसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वह क्लास में बोर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा होगा तो दूसरी बात है, सारे बच्चे क्या है, मजे से पढ़ेंगे, कुछ भी समझ में सब कुछ के ऊपर से जा रहा होगा, तो फिर सबके ऐसे ही बैठे मिलेंगे, ठीक है।
तो ये था हमारा रियलाइजेशन ऑफ साइजिंग ऑफ द क्लास, कि जिसमें हमारे क्या है कि क्लास का साइज देखा जाता है, सारे बच्चे आए हैं या नहीं आए हैं। आगे आता है डायग्नोस ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर, यानी कि जो सीखने वाला है उसको डायग्नोस करना। ठीक है, इसमें क्या देखा जाता है, जो प्यूपल है यानी कि जो स्टूडेंट है उसकी क्या क्या एबिलिटीज हैं। यानी कि मैं मान लीजिए मैं एक दिन में पूरा चैप्टर करा दूं और मेरे बच्चों में इतनी एबिलिटीज नहीं है कि वो पूरे चैप्टर को एक दिन में कवर कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि मेरी क्लास में बच्चों की एबिलिटीज कितनी है। ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं उतना ही कंटेंट आपको कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ लर्नर्स, यानी कि मेरी क्लास में मेरे बच्चों का कितना इंटरेस्ट है। अगर बच्चों का मेरी क्लास में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैं लगातार पढ़ाई जा रही हूँ, तो वो मेरी नेक्स्ट क्लास में भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अपनी क्लास को ऐसा इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि क्या है वो इजीली उनको समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर हमारा पॉइंट आता है एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, और मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है बच्चे का। मान लीजिए मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो मैं कैसे पता करूंगी कि इसका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा था या बुरा था। मैंने जैसे ही मेरा टॉपिक स्टार्ट किया, पहले क्लास में टीचर पूछता है कि क्या आपको पता है कि आप जो टीचिंग है या फेजेस ऑफ टीचिंग है आपको कितना मालूम है इसके बारे में। कोई भी टॉपिक आपको कराते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। ठीक है, तो पहले क्या करता है, उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड टीचर्स क्या करता है, क्वेश्चंस करता है। ठीक है, और उस क्वेश्चंस के जरिए ही क्या करता है, उसको पता लगता है कि कितने बच्चे की मेमोरी कहाँ तक है। ठीक है, तो ये आती है आपका किसना, डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्शन एंड द रिएक्शन और अचीवमेंट्स। एक्शन एंड रिसर्च ऑफ द अचीवमेंट। तो थर्ड वाला पॉइंट क्या है आपकी, जितनी भी टीचिंग की जो इंपॉर्टेंट जो हमारी प्रोसेस होती है उसमें हमारी 2 प्रकार की क्रियाएं मेन इंपॉर्टेंट होती है। एक तो जैसे ही क्लास स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद दूसरी क्या है, रिस्पॉन्स की। एक तो क्लास स्टार्ट करने की और एक है हमारी रिस्पॉन्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या आरंभ किया है और उसके बाद हमें क्या रिस्पॉन्स मिला है। तो दोनों ही एक्टिविटीज किसके बीच में होती है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में होती है। ठीक है, और इन्हीं दोनों एक्टिविटीज से क्या होता है, हमारा वर्बल इंटरेक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक, तो इसको किसका नाम दिया गया, हमारा वर्बल इंटरेक्शन का। यानी कि जो क्या होती है, एक टीचिंग होती है आपके, उसमें क्या होता है, एक वर्बल इंटरेक्शन होता है। वर्बल इंटरेक्शन में कौन कौन होता है, आपका टीचर होता है और आप स्टूडेंट्स होते हो। ठीक है, तो ये था हमारा वर्बल इंटरेक्शन। और एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेक्शन एनालिसिस। ये आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कहीं पर भी आपके जब एग्जाम होते हैं। तो इंटरेक्शन एनालिसिस क्या होता है आपका, जिसमें आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों के दोनों इंटरेक्शन होते हैं। जैसे आप क्लास में जाते हो तो टीचर जब कुछ एक्टिविटीज कराता है तो विद्यार्थी भी क्या है, उनके प्रति क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अथवा जब विद्यार्थी कुछ क्रियाएं करता है तो टीचर उसके ऊपर रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो ये जो क्रिया है टीचिंग के दौरान, जो जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन, यानी कि इंटरेक्शन एनालिसिस। ठीक है, और ये क्या है, कंटिन्यू हमारी चलती रहती है। तो ये था हमारा इसी के अंदर इंटरेक्शनल एनालिसिस। ठीक है, इंटरेक्शनल एनालिसिस में क्या क्या हो गया आपका, टीचर्स और हमारे जो स्टूडेंट है दोनों शामिल होते हैं। टीचर भी रिस्पॉन्स करता है, स्टूडेंट्स की बात पर टीचर रिस्पॉन्स करता है और टीचर की बात पर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, आगे आता है हमारा नेक्स्ट है हमारी पोस्ट एक्टिव ऑफ टीचिंग, यानी कि पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इसमें क्या क्या आ गया हमारा, जब हमारी क्लास ओवर हो जाती है, जब मेरा कंटेंट खत्म हो गया, ठीक है, तो मैं उसके बारे में बात करती हूँ। ठीक है, इसमें आता है हमारा चेंजिंग बिहेवियर बाय एजुकेशन, कि बच्चे का बिहेवियर में क्या चेंज हुआ है आफ्टर वो टॉपिक पढ़ने के बाद। उसके बाद है हमारा सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज ऑफ इवैल्यूएशन, कि जो इवैल्यूएशन की जो स्ट्रेटजी है वो एप्रोप्रिएट सही वाली हमने यूज की है या नहीं। चेंजिंग इन द टीचिंग बाय एविडेंस, या फिर मुझे अपनी टीचिंग में कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं पोस्ट एक्टिव फेज में चेंजिंग बिहेवियर इन एजुकेशन। इससे ये जो स्टेप होता है, इसमें जो हमारा कार्य समाप्त होने के पश्चात
की एक्टिविटीज इसमें शामिल होती हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं, उनको अचीवमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, कि बच्चे ने कितना अचीव किया है अपनी क्लास से। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या क्या शामिल है हमारा। सबसे पहले आता है हमारा शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के शुद्ध रूप की परिभाषा, यानी कि क्या हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ चेंजिंग बिहेवियर बाय एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के द्वारा जो एक बच्चा है उसके बिहेवियर में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यही देखा जाता है। उसके बाद आता है आपका सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी। मान लीजिए मैंने आज जो क्लास में पढ़ाया है, मैंने लेक्चर मेथड से पढ़ाया, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया। मान लीजिए मैं मैथ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और मैं बैठे बैठे बच्चों को वैसे भाषण दिए जा रही हूँ लेक्चर, क्या बच्चा समझ पाएगा? जी नहीं। वो कैसे समझेगा? जब मैं उसको बोर्ड पे, ठीक है, बोर्ड पे उसको हर एक क्वेश्चन समझाऊंगी तब वो समझ पाएगा। तो ये क्या है हमारी सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी। ये हमें कब पता लगता है? जब हमारी क्लास ओवर हो जाती है और मुझे ये पता लगता है कि मेरे बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया या मेरे बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मुझे किस पर ध्यान देने की जरूरत है? अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर। मान लीजिए मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ गई, तो इट मीन्स जो मेरी टीचिंग स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल ओके है। और मेरे बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो इट मीन्स मेरी टीचिंग स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कमी है, तो मुझे उसमें कुछ ना कुछ सुधार करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा लास्ट है हमारा पॉइंट स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन, जो यानी कि सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि मेरी स्ट्रेटजीज ठीक चल रही है या नहीं। उसके बाद इवैल्यूएशन करना। इवैल्यूएशन से मुझे कैसे पता लगेगा? इवैल्यूएशन मुझे स्टूडेंट्स का करना पड़ेगा। मैं स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी कि अगर वो मेरे क्वेश्चंस का सही जवाब देते इट मीन्स उनको समझ में आ गया, और अगर वो क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाते इट मीन्स उनको समझ में नहीं आया। उसके बाद मुझे अगर समझ में नहीं आया तो टीचिंग स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा। तो ये था आपकी फेजेस एंड स्टेजेस ऑफ द टीचिंग। ठीक है जी, अगर इसमें आपको कोई डिफिकल्टीज लगती है, वैसे इतना डिफिकल्ट है नहीं टॉपिक, ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।